Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of company law. In today's lecture, we will discuss upon the topic concept of member and distinction between member and shareholder. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेंबर का कॉन्सेप्ट क्या होता है किसी भी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी में मेंबर्स कौन कौन हो सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस है मेंबर होने की, और कंपनी में मेंबर और शेयर होल्डर में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द मीनिंग ऑफ मेंबर। जब हम मेंबर की बात करते हैं तो किसी भी कंपनी के अंदर जिसके पास कंपनी की मेंबरशिप अवेलेबल होती है और जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में एज अ मेंबर रजिस्टर्ड है, उसे हम कंपनी का मेंबर कहते हैं। और शेयर होल्डर कौन होता है जनरल लैंग्वेज में, जिसके पास कंपनी के शेयर्स अवेलेबल होते हैं, जिसने कंपनी के शेयर्स को परचेज कर रखा है, दैट पर्सन इज नोन एज द शेयर होल्डर। लेकिन अगर मैं कंपनी एक्ट के सेक्शन 255 की बात करूं तो उसके प्रोविजन के अकॉर्डिंग कंपनी के मेंबर के लिए कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाइड करना जरूरी है। अगर वो उन कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है तब हम उसे कंपनी का मेंबर कह सकते हैं। तो कौन कौन से वो पर्टिकुलर कंडीशंस हैं जिनके अंदर हम मेंबर्स को डिफाइन कर सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट है एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी। यानी कि जब कंपनी का मेमोरेंडम प्रिपेयर किया जा रहा है तो उस समय उसमें जितने भी सब्सक्राइबर्स रहे होंगे वो सब कंपनी के मेंबर्स कहलाएंगे। ही इज डीम्ड टू हैव एग्रीड टू बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। एवरी सब्सक्राइबर्स नेम शैल बी एंटर्ड एज मेंबर इन इट्स रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। यानी कि वो ऑटोमेटिकली कंपनी के मेंबर माने जाएंगे। ये माना जाएगा कि वो कंपनी के मेंबर बनने के लिए कंप्लीटली एग्री हैं। और एक बार जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नोट कर लिया जाता है, एंटर कर लिया जाता है। दूसरा केस है यहाँ पर एवरी अदर पर्सन हु एग्रीज इन राइटिंग टू बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी एंड हुज नेम इज एंटर इन इट्स रजिस्टर ऑफ मेंबर्स शैल बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी। वो पर्टिकुलर पर्सन जो राइटिंग में एग्री कर जाता है कि वो कंपनी का मेंबर बनने के लिए तैयार है, कंपनी चाहती है उस बंदे को अपने कंपनी का मेंबर बनाना, और राइटिंग में वो एग्री कर जाता है कि वो कंपनी का मेंबर बनने के लिए रेडी है, एग्री है। और अगर उसके नाम को मेंबर के रजिस्टर में एंटर कर लिया जाता है तो हम कहेंगे कि ही इज़ द मेंबर ऑफ द कंपनी। ठीक है। और तीसरा है इसके अंदर एवरी पर्सन होल्डिंग शेयर्स इन अ कंपनी and whose name is entered as beneficial owner in the records of the depository shall be deemed to be a member of the concerned company। यानी कि हर एक वो पर्टिकुलर पर्सन जिसके पास कंपनी के शेयर्स अवेलेबल है, जो कंपनी के शेयर्स को होल्ड करता है और कंपनी के डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड्स में उसका नाम एज अ बेनिफिशियल ओनर के रूप में एंटर्ड है, तो फिर उसे उस कंसर्न कंपनी के मेंबर के तौर पर ट्रीट किया जाता है, उसे कंपनी का मेंबर ही माना जाता है और उसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर कर लिया जाता है। तो इन तीन केसेस में जो भी पर्सन्स लाई करेंगे उन्हें हम कहेंगे कंपनी का मेंबर। ठीक है। अब ये बात आती है यहाँ पर कि मेंबर और शेयर होल्डर में क्या क्या डिफरेंसेस रहते हैं। तो यहां हम बात करेंगे अबाउट द डिस्टिंक्शन बिटवीन मेंबर एंड शेयर होल्डर। तो लेफ्ट साइड में मैंने मेंबर को डिफाइन करा है और राइट साइड में शेयर होल्डर को डिफाइन करा है। पहला पॉइंट है मेंबर के रेफरेंस में एवरी रजिस्टर्ड मेंबर मे नॉट बी अ शेयर होल्डर बिकॉज अ कंपनी मे बी रजिस्टर्ड विदाउट शेयर कैपिटल। तो जितने भी रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं जरूरी नहीं है कि वो शेयर होल्डर हो, जरूरी नहीं है, क्योंकि जो एक कंपनी है वो बिना शेयर कैपिटल के भी तो रजिस्टर्ड हो सकती है।
तो अगर बिना शेयर कैपिटल के रजिस्टर्ड हुई तो शेयर्स तो परचेज करे नहीं उन्होंने, लेकिन वो कंपनी के मेंबर्स कहला सकते हैं। लेकिन जितने भी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर होंगे दे विल बी द मेंबर ऑफ द कंपनी, वो 100% कंपनी के मेंबर्स कहलाएंगे। बस उन्हें रजिस्टर्ड शेयर होल्डर होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट है इसके अंदर, एवरी कंपनी मस्ट हैव मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, नो कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड विदाउट मेंबर्स ऑब्लिक सब्सक्राइबर्स। यानी कि जब कंपनी को रजिस्टर्ड किया जाता है तो उसके पास मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स का होना जरूरी है। अगर वो उन मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करती है तो उस कंपनी को रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता। जैसे कि 1% कंपनी में मिनिमम 1 मेंबर चाहिए होता है, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए होते हैं, और इसी तरीके से जो पब्लिक कंपनी है उसके अंदर मिनिमम 7 पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है। 7 मेंबर्स नहीं होंगे तब तक उन्हें रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता। लेकिन किसी भी कंपनी को रजिस्टर्ड करने के लिए शेयर होल्डर्स की कभी भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मेंबर्स तो चाहिए लेकिन शेयर होल्डर्स रिक्वायर्ड नहीं होते हैं कंपनी के रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज द a person may be a member without holding shares. For example, subscribers to the memorandum are first members of the company after its registration. The shares, if any, are allotted thereafter. यानी कि बिना शेयर्स को होल्ड किए हुए भी कोई भी पर्टिकुलर पर्सन कंपनी का मेंबर बन सकता है। जैसे सब्सक्राइबर्स थे, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के बाद जो मेमोरेंडम में सब्सक्राइबर्स हैं वो कंपनी के फर्स्ट मेंबर्स बन जाते हैं, लेकिन उस समय उनके पास शेयर्स अवेलेबल नहीं होते हैं और बिना शेयर के वो मेंबर बन जाते हैं। कोई भी शेयर है इनको बाद में अलॉट किया जाता है, लेकिन शेयर्स के अलॉट करने से पहले ही वो कंपनी के मेंबर्स तो माने जाएंगे। और शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? बिना शेयर्स को होल्ड किए हुए कोई भी पर्टिकुलर पर्सन कंपनी का शेयर होल्डर नहीं बन सकता। यानी कि आपको अगर किसी कंपनी का शेयर होल्डर बनना है तो आपको उसके शेयर्स परचेज करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? द नेम ऑफ एवरी मेंबर इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। जितने भी मेंबर हैं उनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर किया जाता है। जबकि शेयर होल्डर के केस में क्या होता है? अ पर्सन कैन बी अ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ओनली व्हेन शेयर आर रजिस्टर्ड इन हिज नेम। द नेम ऑफ एवरी शेयर होल्डर मे नॉट बी इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। यानी कि जब कोई पर्टिकुलर पर्सन रजिस्टर्ड शेयर होल्डर हो जाता है तो वो कब होगा? जब उसका नाम रजिस्टर्ड कर लिया जाता है। यानी कि जब उसके जो शेयर्स हैं, उसके द्वारा जो शेयर्स को परचेज किया गया है, जब उन शेयर्स को रजिस्टर्ड कर लिया जाता है तब हम उस पर्टिकुलर पर्सन को रजिस्टर्ड शेयर होल्डर का नाम देते हैं। तो एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर का नाम रजिस्टर्ड मेंबर में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर उसने शेयर्स को फुल्ली पेड अप कर दिया है तब तो वो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर कहलाएगा और तब उसका नाम एज अ मेंबर ऑफ कंपनी के तौर पर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नोट कर लिया जाएगा। लेकिन अगर उन्हें फुल्ली पेड अप शेयर्स को फॉलो नहीं किया है, अगर उन्हें टोटल वैल्यू शेयर्स की पे नहीं करी है, तब तक उसका नाम कंपनी के मेंबर्स ऑफ रजिस्टर में नोट नहीं किया जाएगा। तो एक शेयर होल्डर कंपनी का मेंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट डिफरेंस regarding member and shareholder is an insolvent member may exercise voting rights at a meeting। मान लीजिए कि एक मेंबर है जो क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, लेकिन इंसॉल्वेंट होने के बावजूद भी वो मीटिंग के अंदर अपनी वोटिंग राइट को एक्सरसाइज करता है। उसके पास वोटिंग राइट बना रहता है, वोटिंग राइट खत्म नहीं होता है उसके इंसॉल्वेंट होने के साथ साथ। लेकिन अगर एक शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो फिर इंसॉल्वेंट होने के बाद जो उसके
शेयर्स होते हैं वो ट्रांसमिट हो जाते हैं, उनका ट्रांसमिशन हो जाता है, और ट्रांसमिशन होने के बाद उसके पास शेयर्स के रिगार्डिंग कोई भी बेनिफिशियल राइट नहीं रहता है। ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? अ डिसीज्ड मेंबर ceases to be a member but his estate is liable for unpaid calls। अगर एक मेंबर डिसीज्ड हो जाता है तो क्या होता है? ही इज ceases to be a member, लेकिन जो उसकी एस्टेट है वो अनपेड कॉल के लिए लायबल रहती है, जबकि एक जो डिसीज्ड मेंबर है वो कंपनी का शेयर होल्डर नहीं रहता है। अगर मेंबर डिसीज्ड हो गया तो डिसीज्ड होने के साथ साथ उसकी शेयर होल्डिंग भी खत्म हो जाती है। ठीक है। यानी कि डिसीज मेंबर के केस में जो अनपेड कॉल्स बची हैं उसकी, उसे वह अनपेड कॉल्स को कंप्लीट करना जरूरी होता है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है इसमें? मेंबरशिप को सरेंडर नहीं किया जा सकता, लेकिन शेयर्स को सरेंडर किया जा सकता है बाय ट्रांसफर। आपने सेल कर दिया किसी और को, तो शेयर्स को सेल करके आपने शेयर्स को सरेंडर कर सकते हो, लेकिन जो मेंबरशिप है इसको कभी भी सरेंडर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट डिफरेंस क्या रहता है इनमें? एक पर्टिकुलर पर्सन होल्डिंग आउट के बेसिस पर भी कंपनी का मेंबर बन सकता है। ये कब होगा? When a person holds himself out that he is a member though he is not। जब ये बंदा एग्री हो जाए और राइटिंग में ये लिख कर दे दे कि वो कंपनी का मेंबर बनने के लिए एग्री है, तो फिर चाहे वो भले ही मेंबर नहीं है, लेकिन अगर वो राइटिंग में लिख कर दे दे और कंपनी इसको एक्सेप्ट कर लेती है तो उसे हम कंपनी के मेंबर के तौर पर ट्रीट करेंगे। इसका मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन होल्डिंग आउट या फिर एस्टोपेल के बेसिस पर भी कंपनी का मेंबर बन सकता है, लेकिन होल्डिंग आउट या एस्टोपेल के बेसिस पर एक पर्टिकुलर पर्सन कंपनी का शेयर होल्डर नहीं बन सकता। इसके लिए उसे शेयर्स परचेज करने ही होंगे। बिना शेयर को परचेज करे हुए कोई ये बोल दे कि मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूँ जबकि उसने शेयर्स को परचेज नहीं किया है, देन इट इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट डिफरेंस इज every member has the right to receive notices of meetings of the company and attend and vote at the meeting। हर एक मेंबर के पास ये राइट होता है कि वो कंपनी की हर एक मीटिंग का नोटिस रिसीव करे और मीटिंग में वोट करने का भी उसके पास राइट होता है, उसे अटेंड करने का भी प्रॉपर राइट होता है। जबकि एक शेयर होल्डर जब तक कंपनी का मेंबर नहीं बन जाता है तब तक मीटिंग को अटेंड करने का कोई भी राइट उसके पास अवेलेबल नहीं होता है। यानी कि अगर मीटिंग अटेंड करनी है एक शेयर होल्डर को तो उसके लिए उसे सबसे पहले तो कंपनी का मेंबर बनना पड़ेगा। नेक्स्ट डिफरेंस इज एवरी मेंबर इज एंटाइटल्ड टू डिविडेंड इफ डिक्लेयर्ड। यानी कि अगर डिविडेंड को डिक्लेयर किया जाता है तो हर मेंबर को ये डिविडेंड पे किया जाता है, लेकिन जो हर एक शेयर होल्डर है वो डिविडेंड के लिए एंटाइटल्ड नहीं होता है। केवल और केवल जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स होते हैं वही डिविडेंड के लिए एंटाइटल्ड होते हैं। जब तक आप एक रजिस्टर्ड शेयर होल्डर नहीं हैं तब तक आपको कोई भी डिविडेंड पे नहीं किया जाएगा। लास्ट डिफरेंस इज एनी पर्सन कैन बी मेड लायबल एज मेंबर ऑफ अ कंपनी बाय द ऑर्डर और डिक्री ऑफ अ कोर्ट। यानी कि अगर कोर्ट की डिक्री आती है या कोर्ट का ऑर्डर आता है तो उसके बेसिस पर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को कंपनी के मेंबर के तौर पर अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन शेयर होल्डर के केस में जो कोर्ट है, कोर्ट में ऑर्डर फॉर परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ एनी मेंबर्स बाय अनदर मेंबर और बाय द कंपनी इटसेल्फ। तो उसमें केवल ये वो ऑर्डर दे सकती है कि भाई एक पर्टिकुलर पर्सन के शेयर्स है वो दूसरा जो मेंबर है वो परचेज कर सकता है या फिर कंपनी उस मेंबर के शेयर्स को परचेज कर सकती है, ऐसा ऑर्डर दिया जा सकता है, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को एज अ शेयर होल्डर अपॉइंट नहीं कर सकती। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंसेस बिटवीन मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स। Thank you.